वेल अच्छा जी, कल की क्लास में चैप्टर नंबर 3 के हमने कुछ मजीद टॉपिक्स पढ़े थे। चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था। चैप्टर नंबर 3 के जो कल की क्लास में हमने टॉपिक पढ़े थे वो था फोर्स, और फिर फोर्स से रिलेटेड हम न्यूटन के जो लॉ थे वो पढ़ रहे थे। फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि फोर्स एक स्टेट चेंजर कहते हैं हम इसको। फोर्स एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट जो है ना, या उसका शेप चेंज कर देती है, या चेंज करने की सलाहियत करती है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो मोशन, मोशन है तो रेस्ट, या उसका शेप भी चेंज करती है। फोर्स का ये फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए। एम से मुराद होता है मास और ए से मुराद होता है एक्सेलरेशन। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन बहुत मायने रखती है। अगर जिस डायरेक्शन में आपको मोशन पैदा करना है, मिसाल के तौर पे जिस जहाँ पर मैं देखें एरो है, अगर मुझे इस डायरेक्शन में मोशन पैदा करना है तो मैं इसी डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करूंगा, मोशन पैदा हो जाएगा। और अगर मैंने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करी तो अब जो है फोर्स का एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, मोशन को रोकेगा। ठीक है, मोशन को वो रोकेगा, मोशन को बढ़ाएगा नहीं। उसके बाद यूनिट फोर्स का जो है वो न्यूटन होता है, और न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का जो डायमेंशन है वो है ml पर टी स्क्वायर। उसके बाद लॉस की बात कर रहे थे हम। न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने फोर्स और मोशन से मुताबिक 3 लॉज आपको दिए थे। पहला लॉ कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसके अंदर सर आइजैक न्यूटन ने हमें ये बताया कि अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका हुआ रहेगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चलता रहेगा जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई ना करें। जैसे ही आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा। रेस्ट है वो मोशन में आ जाएगा, मोशन है वो रेस्ट में आ जाएगा। तो इस स्टेटमेंट के जरिए हमें फोर्स की डेफिनेशन मिल जाती है कि फोर्स एक ऐसी चीज है जो कि रेस्ट को मोशन, मोशन को रेस्ट में ले आती है। इसके अलावा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि इस लॉ से ना सिर्फ आपको फोर्स की डेफिनेशन पता चलती है, बल्कि ये जो इनर्शिया होता है इसके बारे में अभी आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन मिल जाता है। इनर्शिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर, हर मैटर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, और उस प्रॉपर्टी की वजह से ऑब्जेक्ट कोशिश करता है कि जो भी उसका स्टेट है वो उसी में रहे, चेंज ना हो। इस प्रॉपर्टी को आप कहते हो इनर्शिया। और इनर्शिया जो है वो मास पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतनी ही ज्यादा उस पर इनर्शिया होती है। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन आता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन असल में आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के जरिए आपको जो है, अरे माइक ऑफ कर दूं मैं। हाँ, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के जरिए असल में हमें क्या पता चला, फोर्स क्या है। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन के जरिए हमें फोर्स का फॉर्मूला मिलता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर 3 बातें होती हैं। पहली ये कि फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स जो है एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन पैदा करता है, और एक्सेलरेशन और फोर्स की एक ही जैसी डायरेक्शन होती है। ये भी मैंने आपको कल बकायदा एक्सप्लेन किया था कि अगर आप एक रुकी हुई ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करोगे वो चलना शुरू कर देगा। यहाँ पर भी वेलोसिटी चेंज हो गई, रुकी हुई थी यानी 0 थी, चलना शुरू कर दी यानी उसमें वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी चेंज हुआ, और वेलोसिटी चेंज को आप एक्सेलरेशन कहते हो। यानी एक रुके हुए ऑब्जेक्ट में फोर्स ने क्या पैदा करा, एक्सेलरेशन पैदा किया। इसी तरीके से अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, इसका मतलब है उसमें कुछ वेलोसिटी है। अब आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, रुकेगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, यानी कुछ वेलोसिटी थी, फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 0, वेलोसिटी चेंज हो गई यानी एक्सेलरेशन पैदा हो गया। तो फोर्स ने इस एग्जाम्पल में भी एक्सेलरेशन पैदा किया। और तीसरी एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी कि अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है और उसी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है। जैसे कि अगर आपकी मोटरसाइकिल चल रही है, ठीक है, एक खास डायरेक्शन में आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, अब आपने एक्सेलरेटर ज्यादा किया तो अब आपका इंजन ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, और किस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो। तो अब इंजन फोर्स लगा रहा है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो, तो यहाँ पर भी फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करेगा, आपकी रफ्तार बढ़ जाती है। इंजन अगर आप तेज कर दोगे, फोर्स ज्यादा लगाओगे इंजन से, आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी, यानी कि फिर वही रफ्तार में चेंज यानी एक्सेलरेशन पैदा हो गया। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स में हम ये देख रहे हैं कि जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे उसकी रफ्तार में चेंजिंग आ जाती है, यानी कि एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। और किस डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स होगी, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, इन दोनों में डायरेक्शन होती है।
अब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होगा। अगर आपने जिस डायरेक्शन में मोशन चल रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करी और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ये सब पॉजिटिव होगा और आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी। और अगर जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपने फोर्स अप्लाई करी तो फिर फोर्स ही की डायरेक्शन में यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होगा। इन सबको हम नेगेटिव कहेंगे। रफ्तार भी कम होगी, आपकी फोर्स जो है वो रफ्तार को कम करेगी और आपकी गाड़ी फिर रुक जाती है। तो हम इस सब में हमने क्या देखा, इन सब बातों के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन पैदा होता है और एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में पैदा होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है। ये बहुत काम की बात है, आगे बहुत जगहों पे हम इसको यूज करेंगे। अगर हमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चाहिए होगी हम फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। अगर हम देखेंगे कि मोशन की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है तो हम समझ जाएंगे ये नेगेटिव फोर्स है और नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा यानी वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो ये बातें जरा ध्यान में रखिएगा, बहुत काम की बात है। अब आते हैं इन 2 पॉइंट की तरफ। सेकंड लॉ से हमें 2 बातें और पता चलती है। पहली बात, एक्सेलरेशन जो पैदा हो रहा है ना ऑब्जेक्ट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अब ये डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करा देता हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि अगर आपकी 2 फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान आप कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब, कि अगर आप एक को इंक्रीज करें दूसरी भी इंक्रीज हो या एक को कम करें तो दूसरी भी कम हो, यानी एक के साथ जो बिहेव करोगे दूसरी के साथ वही बिहेव होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप ज्यादा पढ़ोगे नंबर ज्यादा आते हैं, कम पढ़ोगे नंबर कम आते हैं। यानी अगर आप ज्यादा पढ़ रहे हो, आपने पढ़ाई इंक्रीज कर दी, नंबर विल इंक्रीज। आप पढ़ाई कम कर दोगे नंबर विल डिक्रीज। बिजली का इस्तेमाल और बिजली का बिल, आप जितनी ज्यादा बिजली इस्तेमाल करोगे बिल उतना ही बढ़िया आता है, जितनी कम बिजली इस्तेमाल करेंगे उतना ही कम बिजली आती है, कम बिजली का बिल आता है। ये 2 क्वांटिटीज क्या है जी, इस आप टाइम और डिस्टेंस को ले लें। आप अगर चल रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आपने अगर अपनी वॉक का टाइम बढ़ा दिया आपका डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, आपने अगर वॉक का टाइम कम कर दिया आपका डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप सीधी लाइन में चले जा रहे हो, एक स्पीड से चले जा रहे हो, अगर आप 1 घंटे वॉक करोगे आपने कितना डिस्टेंस तय किया, ऐसे अंदाजन फॉर एग्जांपल 1 रोड का डिस्टेंस तय किया। लेकिन अगर आपने अपना टाइम बढ़ा दिया, 1 के बजाय 2 घंटे वॉक की, तो जाहिर बात है फिर आप ज्यादा, फिर 2 गलियां डिस्टेंस तय करोगे, ज्यादा डिस्टेंस, यानी आप टाइम इंक्रीज कर रहे हो, डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। टाइम अगर आप कम कर देंगे तो डिस्टेंस भी कम होगा। ऐसे 2 क्वांटिटीज को हम कहते हैं फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब मैं यहाँ से पेंट पे जाऊंगा। सर ये बिजली के बिल वाला तो रॉन्ग बोला आपने, बिजली कम इस्तेमाल करो या ज़्यादा, बिल वो अपनी मर्जी से ही बेचते हैं। अबू बकर अबू बकर साहब कह रहे हैं कि अगर हम बिजली का बिल ज़्यादा इस्तेमाल करें या कम तो बिजली का बिल वो ज़्यादा ही बेचते हैं। के इलेक्ट्रिक के बेचारे वो कहते हैं ना परेशान हुए हुए लोग हैं ये, मैंने वो शेयर कर दिया 1 मिनट। अच्छा जरा देख लीजिएगा, पेंट आ रहा होगा आपके सामने, व्हाइट बोर्ड सा आ रहा होगा। ठीक है, तो बहरहाल अबू बकर ने तो एक ऐसी पाकिस्तान की बुराई करी है कि वो हम बिजली का बिल कम इस्तेमाल करें या ज़्यादा, बिल तो सेम आता है या बड़ा आता है, ये बात भी सही है कुछ हद तक। लेकिन मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा, वो मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। अमेरिका में जितनी बिल इस्तेमाल करोगे उतना ही बिल आएगा, कम इस्तेमाल करोगे कम बिल आएगा। ठीक है, वी आर टॉकिंग अमरीका और अमरीका। अच्छा अब मैं दूसरे और तीसरे पॉइंट पर आ रहा हूँ। तो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझा रहा था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि अगर आपने एक क्वांटिटी को कम किया तो दूसरी भी कम हो जाए, एक को बढ़ाया तो दूसरी भी बढ़ जाए। ठीक है, उसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा कि अगर मिसाल के तौर पे आपके पास एक क्वांटिटी है ए और एक क्वांटिटी आपके पास है बी। अब आप क्या ऑब्जर्व करें, अगर आप ए को बढ़ाएं, ए को आप इंक्रीज करें और आप देखते हैं कि जी बी भी इंक्रीज हो रही है, यानी आपने ए को बढ़ाया बी भी इंक्रीज हो रही है, ए को कम किया तो बी भी कम हो रही है, तो आप कहोगे कि ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, दूसरा टर्म जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली को हम
हम इनडायरेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, इनवर्सली को हम इनडायरेक्ट भी कहते हैं। तो इनवर्सली और इनडायरेक्ट क्या होगा कि अगर आपने ए क्वांटिटी को, फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वांटिटी है ए और एक क्वांटिटी आपके पास है बी, अगर आपने ए को बढ़ाया, बी उल्टा इनवर्स रिएक्ट करेगा, उल्टा यानी कि कम हो जाएगा, या ए को कम किया तो बी बढ़ जाएगा, इसको आप कहोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये जरा बहुत जहन में अच्छी तरीके से बिठाइएगा, बहुत काम की चीजें हैं, या आपके जो है आगे इक्वेशन ड्राइव करने में बहुत काम का आता है ये टॉपिक। तो डायरेक्टली क्या है, अगर आपने एक को इंक्रीज किया दूसरी भी इंक्रीज हो, इसको, या एक को कम किया दूसरी भी कम हो, ये डायरेक्टली है। और इनवर्सली क्या होगा कि अगर आप एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरी कम हो। डायरेक्टली तो मैंने आपको एग्जांपल्स दी, इनडायरेक्टली के लिए लेते हैं। इनडायरेक्टली के हम ले लेते हैं जी स्पीड, मैं तो टाइप कर देता हूँ इससे अच्छा, तो मेरे लिए रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ। स्पीड एंड टाइम, इन दो को देख लेते हैं जरा, स्पीड और टाइम, रफ्तार और वक्त। अब आप एक बाइक पे बैठे हैं और आप बाइक चला रहे हैं और आपको अपने घर जाना है, आपका डिस्टेंस फिक्स है, ठीक है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ये फासला तो फिक्स है। अब अगर आप स्पीड को इंक्रीज करो, स्पीड को आपने क्या करा, इंक्रीज किया, तो अब आप जल्दी घर पहुंच जाओगे, जल्दी घर पहुंच जाओगे, यानी आपका टाइम जो है वो कम हो जाएगा। अगर आपने स्पीड को कम कर दिया, स्लो स्लो जा रहे हो, स्लो स्लो, तो अब आपको देर लगेगी घर पहुंचने में, आप एक के बजाय 2 घंटे में पहुंचोगे, यानी आपका टाइम जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो स्पीड और टाइम आपस में क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अगर मैं बाइक पे बैठा हूँ, मुझे कोचिंग सेंटर जाना है, मैं बाइक पे बैठ के जाऊंगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा, बाइक की स्पीड ज्यादा होती है ना, टाइम कम लग गया। और मैं बाइक छोड़ दूं, पैदल जाऊं, तब पैदल जाऊंगा, मेरी स्पीड कम होगी, मुझे ज्यादा वक्त लगेगा। तो अगर हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, वक्त क्या हो रहा है, कम लग रहा है। स्पीड अगर आप कम करते हो तो टाइम क्या होता है, फिर बढ़ जाता है, टाइम ज्यादा लगता है। तो स्पीड और टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपके पास 100 रुपए मौजूद है और आप गए हैं लेस चिप्स लेने, अच्छे चिप्स होते हैं, ग्रीन वाले फ्लेवर तो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, मजेदार होता है ग्रीन वाला फ्लेवर, वो सफेद सॉल्टी बेकार है। तो हम 100 रुपए मेरे जेब में मौजूद है और मैं ग्रीन वाला लेस लेने गया हूँ, योगर्ट वाला। अब वो 10 का मिलता है, 20 का मिलता है, चले 10 वाले की ले लेता है विज्ञान। मेरे पास 100 रुपए और एक भी लेस नहीं है, मैंने एक 10 रुपए दिए, एक लेस आ गया, एक और 10 रुपए दिए, एक और लेस आ गया, एक और 10 रुपए दिए, एक और लेस आ गया। ये हो क्या रहा है, मेरे पैसे कम होते जा रहे हैं, लेस बढ़ता जा रहा है मेरे पास, है ना। पहले 100 रुपए थे, कोई भी लेस नहीं था, फिर 90 रुपए रह गए और एक लेस आ गया, फिर 80 रुपए रह गए और 2 लेस हो गए, फिर 70 रह गए और 3 लेस हो गए। यानी कि पैसे कम होते जा रहे हैं, लेस की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। मैं और खर्चा करता रहूंगा और शॉपिंग करूंगा, यहाँ तो वैसे मुझे हार्ट फेल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं और करता रहूँ तो क्या होगा जी, पैसे और कम होते जाएंगे, लेस बढ़ता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अगर आपके पास दो क्वांटिटी सेम बिहेव करती हैं, इसको आप कहते हो डायरेक्टली, और अगर इनवर्स बिहेव करती है तो इसको आप कहते हो इनवर्सली। मैथमेटिक्स में आप, या इसको आपने स्टेटमेंट को लिखना होता है सिंबॉलिक फॉर्म में, तो इस साइन का इस्तेमाल करते हैं, अल्फा साइन का। ये हो गया जी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ए जो है वो बी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आपको दो क्वांटिटीज के दरमियान ऐसा साइन नजर आया ना, ऐसा, ये वाला साइन, ऐसे लिखी हुई स्टेटमेंट ए अल्फा बी, आप समझ जाए कि ए और बी के दरमियान जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर ऐसा डला हुआ हो साइन ये, और दूसरी क्वांटिटी रेसिप्रोकल के अंदर हो, साइन वही लगा वो अल्फा, लेकिन जो दूसरी क्वांटिटी है वो इनवर्स हुई है, देखें उल्टा हो गई, बी थी 1/b हो गई, तो इसको आप कहोगे कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए और बी। तो अगर आप देखते हैं ए अल्फा बी लिखा हुआ है, आप बोलोगे ए और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर आप देखते हैं ए अल्फा 1/b लिखा हुआ है, तो आप कहोगे कि ए और बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। अब आते हैं उस लॉ के वापस 2 पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट क्या था जी, मैं लिख देता हूँ, वो पहला पॉइंट तो हमने पढ़ लिया, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेलरेशन अपनी ही डायरेक्शन में पैदा करता है। दूसरा क्या था, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, एक्सेलरेशन उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या था, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास,
ये थे वो 2 पॉइंट। पहले तरह इनको सिंबॉलिकली लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या न्यूटन सच भी कह रहा था या झूठ कह रहा था। पहले मैं इसको सिंबॉलिकली लिखता हूँ। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। एक्सेलरेशन को आप कहते हो स्मॉल ए। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके? फोर्स के। ये हो गया आपका पहला पॉइंट, उसको हमने सिंबॉलिकली लिख दिया। और दूसरा पॉइंट क्या है? एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो हम वो कैसे लिखेंगे? ए अल्फा साइन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम फिर क्या करेंगे? मास को उल्टा कर देते हैं ऐसे। 1 मास का सिंबल होता है एम। ये एम लिखा हुआ है, ठीक है। एम की डंडी बढ़ गई, ठीक है। तो ये मैंने दोनों पॉइंट को सिंबॉलिकली लिख दिया। पहला पॉइंट देखें, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। दूसरा पॉइंट क्या है? एक्सेलरेशन जो है वो मास के इनवर्सली। अब इसको चेक कर लें। आप जितनी फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा रफ्तार पैदा होगी ना। मिसाल के तौर पे आपने बाइक को धक्का लगाना शुरू किया, ठीक है। एक शख्स धक्का लगाएगा, हल्की सी रफ्तार आएगी, यानी हल्का सा एक्सेलरेशन आया। और अगर 10 बंदों ने मिलकर धक्का लगाया तो अब फोर्स बढ़ा दी मैंने। 10 बंदे मिलकर धक्का लगा रहे हैं, इट मीन्स फोर्स इंक्रीज, फोर्स बढ़ गई। तो जब 10 बंदे धक्का मिलकर लगाएंगे तो फिर रफ्तार, और वो तेज भागेगी बाइक, बहुत तेज जाना शुरू हो जाएगी, यानी कि रफ्तार में बहुत ज्यादा तब्दीली आ गई, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखो कि आपने ये जो 70 और 1 to 5 में फर्क आता है। 70 की स्पीड एक्सेलरेशन कम होती है, स्पीड कम पैदा हो रही होती है उसमें, यानी एक्सेलरेशन कम पैदा होता है। 1 to 5 जो मोटरसाइकिल होती है उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा हो रहा होता है। क्यों? फोर्स का फर्क है। 70 का इंजन कम फोर्स लगा रहा होता है, इसलिए कम एक्सेलरेशन पैदा हो रहा होता है। और 1 to 5 का इंजन जो है वो ज्यादा फोर्स लगा रहा होता है, इसलिए ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो न्यूटन सही कह रहा है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। अगर आप फोर्स बढ़ाओगे एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, फोर्स कम कर दोगे एक्सेलरेशन कम पैदा हो रहा होगा। अपनी रेस को ही ले लो, आप गाड़ी की जब पैडल को ज्यादा दबा देते हो, अब इंजन ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है, गाड़ी तेज हो जाती है, एक्सेलरेशन बढ़ गया। पैडल पे से पैर हटा देते हो, अब आपका इंजन स्लो हो जाता है, कम फोर्स पैदा करता है, तो रफ्तार कम हो जाती है, एक्सेलरेशन कम हो जाता है। तो सही कह रहा है न्यूटन, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। दूसरा क्या है? एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, यानी वजन, मास कहते हैं वजन को, मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर हम मास बढ़ा देंगे ना, एक्सेलरेशन कम होगा। अब इसकी मिसाल ले लो कि आपको मैं बोलूं एक बाइक को धक्का लगाओ और एक ट्रक को धक्का लगाओ। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं धक्का लगाने जा रहा हूँ एक बाइक को और एक ट्रक को, तो मैं तो दोनों केसेस में मैं ही हूं ना, यानी सेम फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं बाइक को धक्का लगाऊंगा, बाइक तेज भागेगी, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा क्योंकि मास कम होता है बाइक का। और जब मैं ट्रक को धक्का लगाऊंगा तो अब ट्रक बहुत ही हल्का सा आगे जा रहा होगा, कम एक्सेलरेशन आ जाएगा ट्रक के अंदर। क्यों? क्योंकि उसका वजन ज्यादा है। तो अगर मैं वजन ज्यादा वाली चीज पर धक्का लगा रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, वजन ज्यादा है, एक्सेलरेशन कम पैदा हो रहा है ट्रक का। और बाइक जिसका वजन कम था, अगर उधर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगा, यानी कि मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। वजन बढ़ गया तो एक्सेलरेशन कम हो गई, वजन कम हो गया तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो गई। एक खाली ट्रक को अगर हम चला रहे हो और एक भरे ट्रक को हम चला रहे हो, फर्क आ जाता है। इंजन तो सेम है, फोर्स तो सेम अप्लाई हो रही है, लेकिन जब खाली ट्रक चला रहे होगे आप तो स्पीड ज्यादा आ रही होती है, एक्सेलरेशन ज्यादा होता है क्योंकि मास कम है। और एक भरे हुए ट्रक को जब आप चला रहे होगे तो स्पीड स्लो हो जाती है क्योंकि अब मास बढ़ गया। तो मास से एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बात भी न्यूटन की सही है। तो ये दो बातें आपको मजीद मिली है आपको सेकंड लॉ से। पहला, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के, और दूसरा एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब हम इसको इक्वेशन बना लेते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी को फॉर्मूला या इक्वेशन बनाने का तरीकाकार क्या होता है? ये प्रोपोर्शनैलिटीज के साइन है, इनको अगर हमने फॉर्मूला बनाना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को मिला देते हैं। ए ये अल्फा हो गया, अच्छा जी, एफ और 1 मल्टीप्लाई कर दो, एफ 1 जा एफ अपॉन एम नीचे। ये मैंने दोनों इक्वेशंस को मिला दी, ठीक है। मिलाया कैसे? देखें ऐसे, इन दोनों का आपने मिला दिया, लेफ्ट साइड तो सेम है, दोनों राइट को भी मल्टीप्लाई कर दें आप। अब राइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो f1 से मल्टीप्लाई हो गया, f1 दा f। और प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अगर आपने खत्म करना होता है, मैथमेटिक्स आपको बताती है कि अगर आपने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ना ये वाला, इसको आपने खत्म करना है तो आप क्या लिखते हो? इज इक्वल्स टू, और के कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को, ठीक है। तो आपने ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ये वाला, इसको हटा दिया, रिमूव कर दिया इस इक्वेशन में से, और उसकी जगह क्या लिया है आप? ये
इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे हटा के दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दिया और ये मैं लिया आया उसकी जगह इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब आपकी इक्वेशन क्या हो गई, ए इज इक्वल टू के एफ इज अपॉन एम। अब के को हम 1 ले लेते हैं क्योंकि फोर्स बहुत ही कॉमन टर्म होता है, बहुत जगह यूज होता है, तो के को हमने खत्म करना है। के को हम खत्म कैसे करेंगे, के की जगह हम 1 लिया, के को हम कह देते हैं कि के 1 के बराबर है। तो के 1 के बराबर है तो एफ 1 जा एफ हो गया, यानी के खत्म हो गया। तो अब क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के तो खत्म हो गया, 1 तो आप लिखते भी नहीं हो, एफ अपॉन एम। अब ये एम डिवाइड हो रहा है एफ के साथ, एक्सेलरेशन के पास उसको ले जाए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन गया, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये वो फोर्स का फॉर्मूला आपने बना लिया। तो सेकंड लॉ की मदद से आपको फोर्स का ये वाला फॉर्मूला मिला, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ था। सेकंड लॉ से आपको पहली बात ये पता चली कि फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन पैदा करता है। दूसरी बात ये पता चली कि जो फोर्स है और एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक्सेलरेशन जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपने इन दोनों स्टेटमेंट को मिला दिया, एफ बन जा एफ अपॉन के। फिर इस अल्फा साइन को जब आप रिमूव करते हैं तो क्या चीज आ जाती है, इज इक्वल टू और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यानी कि के को आपने हटा दिया। कैसे, के को 1 के बराबर लिया है, के को 1 के बराबर कर लिया, के हट गया। अब आपके पास बचा ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, और इसको इक्वेशन को आपने सही तरह करके लिखा तो एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये होगी आपके पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और सेकंड लॉ ऑफ पहले लॉ से आपको जो है वो पहले लॉ की मदद से आपको जो है वो पता चला क्या नाम है, फोर्स क्या होती है। और सेकंड लॉ से आपको पता चला कि फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब आते हैं थर्ड लॉ की तरफ, न्यूटन का थर्ड लॉ, इसको आप कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। जब भी कोई आप एक्शन करोगे, जब भी कोई आप एक्शन करोगे, ये लॉ तो बल्कि आपकी कॉमन प्रैक्टिस में भी बहुत होता है, फॉर एवरी एक्शन, जब भी कोई आप एक्शन करोगे तो ऑलवेज यानी हमेशा क्या आएगा, एक इक्वल अपोजिट रिएक्शन। जब भी कोई आप एक्शन करोगे एक रिएक्शन मिलता है। कप को तोड़ दोगे, अम्मा से गालियां मिलती हैं। बाहर किसी को थप्पड़ लगाओगे, पलटे में थप्पड़ मिलता है। किसी को गाली बक दोगे, पलटे में गाली मिलती है। दीवार पर बॉल मारोगे, दीवार आपको वापस बॉल कर देता है। शीशे पे रोशनी मारोगे, वापस शीशे पे से रोशनी आती है। जब भी कोई आप एक्शन करोगे आपको रिएक्शन मिलता है, और ये जो रिएक्शन मिलता है ना, ये होता कैसा है, इक्वल और अपोजिट, यानी बिल्कुल होगा, जितना बड़ा एक्शन लोगे उतना ही बराबर का रिएक्शन मिलेगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मिसाल के तौर पे मैं बाहर जाऊं और मैं एक बंदे को ना सीधे हाथ पे थप्पड़ लगा दूं जन्नाटे का, नहीं का, वो खामोश नहीं बैठेगा, वो क्या करेगा, मुझे उतनी ही ताकत का मुझे थप्पड़ लगा देगा पलटे में। तूने मुझे कैसे मारा, तू मुझे मार देगा। अभी क्या हुआ, मैंने एक एक्शन किया था, मुझे उसका रिएक्शन मिला, जितना मैंने मारा था ताकत से उतनी ही ताकत का उसने भी मारा। पास केसेस में हम बिगड़ जाते हैं, कोई और बात। मैंने उसको एक थप्पड़ मारा था, उसने मुझे भी एक थप्पड़ मारा, डायरेक्शन अपोजिट थी। मैंने उसको मारा था, जो रिएक्शन मिला वो मेरी तरफ था, उसने मुझे मारा। बॉल की मिसाल ले लेते हैं, आप दीवार पे बॉल मारते हो, आपकी डायरेक्शन दीवार को आपने बॉल मारी, ठीक है, आप दीवार ने क्या किया, बॉल आपको वापस फेंक दी आपकी तरफ। बॉल दीवार से लगने के बाद क्या दीवार पे चिपक जाती है, नहीं। जैसी दीवार से बॉल टकराई तो बॉल, दीवार ने क्या करा, बॉल को आपकी तरफ वापस कर दिया। हो गया ना अपोजिट, आपने एक्शन किया जो कि दीवार की तरफ था, दीवार ने रिएक्शन किया, बॉल आपकी तरफ कर दी, अपोजिट। और बराबर अगर आप तेज दीवार पे बॉल मारोगे तो तेज वापस आती है, हल्के से दीवार पे बॉल मारोगे हल्के से वापस आएगी। मैं जाऊं रोड पे किसी को गाली बक दूं, डॉग बोल दूं किसी को, पलटे में वो मुझे डॉग बोलेगा। हो गया ना, इक्वल रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन हुआ इक्वल, बस अपोजिट था, मैंने उसको बोला था उसने मुझे बोला। ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ ये है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं ना, चूंकि ये फोर्स की स्टडी कर रहा था, लिहाजा इसका यहाँ पे एक्शन रिएक्शन से मुराद था फोर्स।
जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करोगे अपोजिट फोर्स भी मिलती है। एक बुक अगर आप टेबल पे रखे हुए होते हैं ना, तो बुक एक फोर्स लगा रही होती है नीचे, जो अभी हम पढ़ेंगे वेट के नाम से। जब आपकी कोई चीज टेबल पर पड़ी हुई होती है ना, जैसे इस वक्त लैपटॉप मेरा टेबल पे रखा हुआ है, अब ये लैपटॉप का जो वेट है विच इज अ फोर्स, जो कि एक फोर्स है, वो इस टेबल पर लग रही है। पलटे में टेबल एक रिएक्शन लगा रहा है, यानी कि रिएक्शन के नाम पर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है बराबर। मिसाल के तौर पे लैपटॉप की जो फोर्स है वो 10 न्यूटन है, तो टेबल जो फोर्स लगा रही होगी वो भी 10 न्यूटन है। लैपटॉप टेबल पे फोर्स लगा रहा है, टेबल लैपटॉप पे फोर्स लगा रही है, एक्शन रिएक्शन इक्वल। 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है लैपटॉप, तो टेबल भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रही है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। इसको अगर मैं डायग्राम के जरिए बताऊं आपको, तो सपोज करें जी, ये टेबल है, आड़ी टेढ़ी सी टेबल, और ये एक बॉक्स रखा हुआ है इस टेबल पर। अब बॉक्स का दुनिया की हर चीज का एक वेट होता है, डब्ल्यू से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक फोर्स होती है। दरअसल ये एक फोर्स होती है। लेट्स से कि इसका जो वेट है वो 10 न्यूटन है, ठीक है, 10 न्यूटन का इसका वेट है। अब वेट ऐसे लग रहा होता है नीचे की तरफ, ये होगा इसका वेट। अब डब्ल्यू, ये जो बॉक्स है, ये एक फोर्स अप्लाई कर रहा है आपकी टेबल पर। अब टेबल ये एक्शन हो गया, तो बॉक्स आपका जो वेट लगा रहा है ये क्या हो गया? ये हो गया एक्शन ए। अब खामोश नहीं रहेगा। थर्ड लॉ के मुताबिक जब भी फोर्स लगेगी एक इक्वल अपोजिट रिएक्शन आता है। अब वो रिएक्शन यहाँ पे कौन दे रहा है? टेबल। टेबल इतनी ही फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है बॉक्स पर, इसको आप कहोगे ये रिएक्शन फोर्स है। कितनी होगी? 10 न्यूटन, क्योंकि जितनी फोर्स लगती है, जितना एक्शन होता है, उतना ही रिएक्शन होता है। अब एक्शन कितना है देखें, 10 न्यूटन, तो रिएक्शन भी कितना होगा? 10 न्यूटन। एक्शन मौजूद हुआ तो रिएक्शन भी आ गया, बस फर्क क्या है? अपोजिट का। ये नीचे लग रहा है, एक्शन जो है वो नीचे लग रहा है, रिएक्शन ऊपर लग रहा है। इसको कहते हो आप न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये आप देखेंगे हर जगह फिजिक्स के अंदर, जब भी हम कोई फोर्स, अब गाड़ी चल रही है, सपोज करें ये गाड़ी है, अगर ये यूं फोर्स लगा रहा है ना इंजन, तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रही होती है, जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। स्मॉल एफ से हम डिनोट करते हैं फ्रिक्शन। आ गया एक्शन रिएक्शन, ये एक्शन हो गया, ये उसका रिएक्शन हो गया। अगर आप बलून में से बलून में से हवा निकालें, तो अब ऐसे फोर्स लग रही है, हवा जो है ऐसे फोर्स लगा रही है, ये हो गया एक्शन, ठीक है। पलटे में एक फोर्स ऊपर की तरफ लगने लग जाती है, इसको आप कहोगे रिएक्शन, और बलून आपका ऊपर भागता है। जब आप बलून में से हवा निकालते हो, आप देखते हो ना बलून ऊपर भाग रहा होता है, तो वो रिएक्शन भी वैसे भाग रहा होता है। इक्वल फोर्स लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी हम थर्ड लॉ के मुताबिक जब भी आप कोई फोर्स अप्लाई करोगे, तो जिस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स अप्लाई होगी, जो कि इक्वल होगी सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में। So for every action, for every force, there is always a reaction. There is always an opposing force. जब भी आप कोई फोर्स लगाओगे तो एक अपोजिंग फोर्स पैदा होगी, जिसको आप रिएक्शन फोर्स कहोगे। तो ये न्यूटन के 3 लॉ हो गए, ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ के बाद हम देखेंगे बहुत सारी हमारे पास फोर्सेस की मुख्तलिफ शक्लें हैं दुनिया के अंदर। फोर्स एक ब्रॉडर टर्म है आपकी यूनिवर्स के अंदर, बहुत जगहों पे फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं, तो कुछ मखसूस जगहों पे हमने फोर्स के स्पेशल नाम रख दिए। उधर उस नाम से ये होता है कि हम खाली एक स्पेसिफिक फोर्स की बात करते हैं। तो अब हम कुछ फोर्स की शक्लें देखने जा रहे हैं, जिसमें से पहली शक्ल जो है वो है वेट। वेट दरअसल फोर्स ही होता है। वेट जो है वो एक फोर्स ही है, इट इज अ फोर्स, इट इज अ फोर्स, ये एक फोर्स ही है, ठीक है, बिल्कुल फोर्स है। बस ये एक खास जगह पर है, इसलिए हमने इसका नाम जो है वो फोर्स के बजाय वेट रख दिया, ठीक है जी। तो पहली बात तो ये है कि अब हम करने क्या जा रहे हैं, अब हम फोर्स की मुख्तलिफ शक्लें देखने जा रहे हैं, जिसमें से पहली शक्ल जो है वो है वेट कहलाती है। वेट क्या है? एक फोर्स होती है, ठीक है। दुनिया की हर ऑब्जेक्ट को, जब कोई भी चीज दुनिया की हुदूद में है ना, दुनिया के अंदर मौजूद है, दुनिया में मौजूद है, तो दुनिया उसको अट्रैक्ट कर रही है, दुनिया उसको अपनी तरफ खींच रही है। इसका अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन देखना है, तो आप एक पेन को हवा में छोड़ दें, देखें दुनिया उसको अपनी तरफ खींच लेगी, नीचे ले आएगी। आप एक कप लें, अम्मी के सामने बोले अम्मी के देखिएगा, और कप को छोड़ दें, कप नीचे आएगा दुनिया पर। यानी कि अर्थ इज अट्रैक्ट एवरीथिंग, अर्थ हर चीज को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारी सपोज कर लें जी, ये दुनिया है और ये एक बॉल है,
ठीक है, अब मैं इस बॉल को छोड़ूंगा, ये बॉल ऐसे मूव करेगी। क्यों? अर्थ जो है इस पर एक फोर्स लगाकर इसको अपनी तरफ बुला रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है। जाहिर बात है किसी चीज को खींचने के लिए फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, तो यहाँ पर अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए फोर्स अप्लाई करता है। ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है ना, जो हर ऑब्जेक्ट पर अर्थ अप्लाई कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं ये वेट है। ये क्या है? वेट। व्हाट इज वेट? वेट इज अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। वेट एक ऐसी फोर्स होती है जिसके जरिए अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। अगर आप इस बॉल की जगह मुझे ले आए, ये मैं खड़ा हूं, ये मैं हूं, दो हाथ हैं, ये दो पैर है, ये मैं हूं। अब मैं अर्थ में हूं। अब जैसे आप मुझे छोड़ोगे ना, मुझे भी अर्थ अपनी तरफ खींचेगी एक फोर्स के साथ। तो अब अर्थ मुझ पर जो फोर्स अप्लाई कर रही है, मुझे जिस फोर्स के साथ खींच रही है, वो हो जाएगा मेरा वेट। इसी तरह इस बॉल को अर्थ जिस फोर्स के साथ खींच रही थी, ये हो गया इस बॉल का वेट। तो केमिस्ट्री वगैरह के अंदर, बाकी तमाम साइंसेस के अंदर हम वेट और मास एक ही चीज मानते हैं। आपने देखा होगा ना, केमिस्ट्री में आप कई जगहों पे एटॉमिक वेट बोलते हो, उसी चीज को आप एटॉमिक मास भी बोलते थे। नहीं आ रहा, अभी जाएगा तो बताना। ये वो 2 मिनट ये कर लो, ठीक है। तो कई जगहों पर हम केमिस्ट्री वगैरह। वेलकम बैक। असल में वो हमारा नेट होता है, उसका इशू हो जाता है बाजू का, तो हम फिर दूसरे नेट पे शिफ्ट होते हैं। तो ये सब मैंने दूसरे नेट पे अपने आप को शिफ्ट किया है, ठीक है। तो हम अपनी क्लास को वापस स्टार्ट कर देते हैं। माशाल्लाह आज तो वो एक मनाहिल एब्सेंट है और एक मुहिद एब्सेंट है। मुहिद बहुत एब्सेंट होता है, इसको मैं कुछ बोलूँगा। अच्छा, फिर वापस मैं जा रहा हूँ, स्क्रीन की तरफ देख लिएगा, ठीक है जी। है तो हम वेट की बात कर रहे थे। वेट क्या होता है जी? मैंने आपको बताया, मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ। वेट क्या होता है? मैंने आपको बताया, वेट एक ऐसी फोर्स होती है जो अर्थ अप्लाई करती है हर ऑब्जेक्ट पर। हर ऑब्जेक्ट पर अर्थ एक फोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ खींचा चला आता है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। उस फोर्स को जो अर्थ अप्लाई कर रही होती है ना ऑब्जेक्ट पर, उसको हम कहते हैं वेट। हर ऑब्जेक्ट का वेट डिफरेंट होता है। जाहिर बात है, भारी चीज जो होगी, कोई वजनी चीज होगी, अर्थ उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी, उसका वेट ज्यादा होगा। हल्की चीज जो होगी, उसका वेट जो है कम होगा, क्योंकि अर्थ को हल्की सी फोर्स अप्लाई करनी है, वो अर्थ की तरफ आ जाती है चीज। तो हर ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो डिफरेंट होता है। केमिस्ट्री वगैरह के अंदर हम वेट और मास एक ही जगह पे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में ये अलग चीजें होती है। फिजिक्स में इनमें डिफरेंस होता है, आपने मैट्रिक क्लास में वो डिफरेंस पढ़े होंगे। तो अब फोर्स, ये वेट क्या होगा? वेट इज अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। अर्थ जो है वो हर बॉडी को जिस फोर्स के जरिए अट्रैक्ट कर रहा होता है, उस फोर्स को हम कहते हैं वेट। ठीक है जी, एक बात तो ये हो गई। तो पहली बात मुझे पता चला वेट क्या है, एक फोर्स है। दूसरी बात कौन लगा रही है? अर्थ लगा रही है, हर ऑब्जेक्ट पर लगा रही होती है अपनी तरफ खींचने के लिए, और वो फोर्स जो होती है फिर वो उस बॉडी का वेट कहलाता है। दूसरी बात देखे, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका डायरेक्शन देखे सेम है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर वेव अर्थ जो है फोर्स जब अप्लाई करेगा, डायरेक्शन सेम होती है। इसको कहते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचता है हर चीजों को। अगर आप मुझे फेंकें, मैं भी अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा हूँ। आप बॉल को फेंकें, बॉल भी अर्थ के सेंटर की तरफ जा रही है। आप लैपटॉप फेंकते हैं, गिलास फेंकते हैं, कुछ भी फेंके, हर चीज पर जब फोर्स अप्लाई करेगा, अर्थ अपने सेंटर की तरफ बुलाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, वेट की डायरेक्शन ऐसे होती है, टुवर्ड्स द सेंटर, नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टुवर्ड्स द सेंटर। ये इसकी डेफिनेशन हो गई पूरी वेट की। तो वेट क्या है? वेट एक फोर्स है जो अर्थ अर्थ लगाती है हर बॉडी पर, उसको अपनी तरफ खींचने के लिए जिस फोर्स को अप्लाई कर रही होती है, उसको हम कहते हैं वेट। रिकॉर्डिंग हो तो रही है? हो रही है रिकॉर्डिंग? आई एम, यहाँ हो रही है। ठीक है जी, ये बात तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो वेट क्या है? वेट एक फोर्स है जो अर्थ लगाती है हर ऑब्जेक्ट पर, उसको अपनी तरफ खींचती है, उस फोर्स को आप वेट कहते हो। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर वेट लगेगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर अर्थ फोर्स लगाएगी, तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ बढ़ता है। यानी वेट की डायरेक्शन हमेशा हम टुवर्ड्स दी अर्थ लेंगे।
किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर अगर हमें वेट की डायरेक्शन कंसीडर करनी होगी, हम उसको डाउनवर्ड लेंगे, यानी अर्थ की तरफ लेंगे। हर ऑब्जेक्ट का वेट अलग होता है। जो भारी ऑब्जेक्ट होगा उसका वेट ज्यादा होगा, क्योंकि अर्थ को उसको खींचने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। और जो कम वजन का फोर्स होगा, कम वजन का ऑब्जेक्ट होगा, तो अर्थ को उस पर कम फोर्स अप्लाई करनी होगी, उसका वेट जो है वो कम होगा। अब वेट के जरा फॉर्मूले की बात कर लें, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, वेट क्या है, वेट एक फोर्स है, तो फोर्स की जगह हमने डाल दिया वेट यानी W। मास की जगह तो उसी ऑब्जेक्ट का मास। और आपको पता है, आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि जब हम नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोशन या अपवर्ड मोशन की बात करते हैं तो ए को हम जी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8। तो ये वेट का फॉर्मूला हो गया जो हमने फोर्स के फॉर्मूले से निकाला है, क्योंकि वेट एक फोर्स ही आप लोग। ठीक है जी, तो वेट का फॉर्मूले की बात हो रही थी, तो वेट का फॉर्मूला हमने फोर्स से ही निकाला है। क्यों? क्योंकि वेट फोर्स ही तो है। फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, बस हमने इसमें वेरिएबल्स डाल दिए। क्योंकि यहाँ की फोर्स को मैं W कह रहा हूँ, वेट कह रहा हूँ, इसलिए हमने W डाल दिया। मास तो कभी भी सेम होता है। और ए जो है हमने जी डाल दिया, ए को हमने जी डाल दिया, क्योंकि ये जो डाउनवर्ड मोशन होते हैं ना, ऊपर नीचे वाले मोशन जो होते हैं, जिसमें अर्थ की तरफ बॉडी जा रही होती है, यानी कि ऐसे, अगर अर्थ की तरफ बॉडी जा रही होगी या अर्थ के अगेंस्ट बॉडी जा रही होती है, ऐसी सिचुएशन में हम जो एक्सेलरेशन होता है उसका नाम चेंज कर देते हैं, उसको हम कहते हैं जी, स्मॉल जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू फिक्स है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये फिक्स तो नहीं होती, खैर चेंज होती है, एल्टीट्यूड पे डिपेंड करती है, लेकिन वो हम आगे के चैप्टर पे बात करेंगे, अभी इसको बात करने की जहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेट का फॉर्मूला हो गया, W इज इक्वल टू एम जी, यानी वेट बराबर होता है मास और जी के प्रोडक्ट से। जी की वैल्यू तो चूंकि अर्थ खींच रही है, सारी बॉडी को अर्थ खींच रही है, इसलिए जी की वैल्यू सबके लिए फिक्स है 9.8। बस किस चीज पर डिपेंड हो रहा है, वेट, मास पर, जो मैंने आपको बात कही थी कि भारी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका वेट ज्यादा होगा, अर्थ को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और हल्का ऑब्जेक्ट होगा तो अर्थ को कम फोर्स लगानी पड़ेगी, वेट कम होगा। तो देख लें, मास पर डिपेंड हो रहा है, क्योंकि जी की वैल्यू सबके लिए 9.8 है। मुझे अर्थ खींचेगा या हल्की सी बॉल को खींचेगा, जी 9.8 है, तो फिर मेरा वेट ज्यादा क्यों है और बॉल का वेट कम क्यों है? मुझ पे फोर्स ज्यादा क्यों लग रही है अर्थ की, बॉल पर कम क्यों लग रही है? क्योंकि मेरा मास ज्यादा है, मुझे खींचने के लिए अर्थ को ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। इसी तरह इसका जो यूनिट होता है, क्योंकि ये फोर्स ही है, लिहाजा इसका यूनिट भी न्यूटन होता है, एन फॉर न्यूटन, इसका यूनिट भी न्यूटन होता है। तो ये चूंकि एक फोर्स ही है, मैंने आपको बताया ना, फोर्स ही की शक्लें देख रहे हैं, तो एक शक्ल हो जाती है फोर्स की वेट। वेट हम उस फोर्स को कहते हैं जो अर्थ हर ऑब्जेक्ट पर लगाकर उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, उसको हम वेट कहते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट पर वेट लग रहा होता है तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाता है, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हो जाती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। वेट का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एम जी। जी से मुराद होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू है 9.8, यानी तमाम ऑब्जेक्ट का वेट उसमें जो जी है सेम है 9.8। तो बस किस चीज पे डिपेंड करता है, मास पर। जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा मास रखता है, जितना ज्यादा वजनी होगा, उतना उसका वेट ज्यादा होगा। जो ऑब्जेक्ट हल्का होगा, मास कम होगा, उसका वेट जो है कम होगा। वेट कम का मतलब क्या होगा कि अब अर्थ को उस पर फोर्स कम लगानी पड़ रही है। ठीक है, उसके बाद एक और किस्म की फोर्स है, अब हमें वो भी देखनी है। एक तो वेट देख लिया आपने, एक और फोर्स है, उसको हम कहते हैं टेंशन। एक तो टेंशन हमें मिलती है और एक ये फोर्स है टेंशन। टेंशन क्या होती है, मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक धागा है, ठीक है, और धागे पर आपने एक ये ब्लॉक लगा दिया। आपके पास एक धागा है और आपने धागे के नीचे आप कहने ईंट लगा दी या कोई बॉल लगा दी या कुछ भी, एक बॉक्स लगा दिया आपने, और ये जो धागा है ये आप कहने ऊपर से फिक्स है या आपने पकड़ा हुआ है वगैरह वगैरह, ये ऊपर से यहाँ से ना फिक्स है। अब ये क्या है, एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स का एक वेट होगा, जो अभी हमने जिसको बात करी है, अभी हमने जिसकी बात करी है, यानी कि वेट, इस ऑब्जेक्ट का एक वेट होगा, ऐसे नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। इसको हम कहेंगे ये इसका क्या है, ये इसका वेट है जो कि डाउन एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मेरे पास एक धागा है, एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, कुछ भी कह ले, रस्सी, लोहे का टुकड़ा, धागा, कुछ भी। ठीक है, इसको स्ट्रिंग कह लेते हैं हम, एक धागा है, और उस पर मैंने एक बॉक्स लगा दिया। और अब इस बॉक्स की बात करूं मैं, तो इस बॉक्स का वेट होगा, यानी इस बॉक्स को अर्थ अपनी तरफ खींच रही होगी।
एक फोर्स के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। तो अभी ये नहीं है कि धागा लग गया तो इसका मतलब है अब अर्थ इसको खींच नहीं रहा, ऐसा नहीं है। अर्थ तो खींचेगा, धागे ने रोका हुआ है वो एक और बात, लेकिन अर्थ इसको खींचेगा। यानी अर्थ इस पे वेट अप्लाई कर रहा होगा, अर्थ इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, और वो कैसे होगी, वो ऐसे नीचे की तरफ डाउनवर्ड। अब अगर हम थर्ड लॉ ध्यान में रखें, थर्ड लॉ क्या है कि जब भी एक्शन होता है फोर्स लगती है, अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगती है। अब यहाँ पे देखें आप, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रही है वेट के नाम से, तो जाहिर बात है थर्ड लॉ के मुताबिक एक फोर्स अब ऊपर की तरफ भी लगेगी। सही कह रहा हूँ ना, थर्ड लॉ के मुताबिक अगर एक फोर्स लगती है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स पैदा हो जाती है। तो अब इस बॉक्स पर एक फोर्स लग रही है वेट के नाम से नीचे की तरफ, W के नाम से, वेट के नाम से एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। तो अब एक ऊपर की तरफ भी फोर्स लगना होगी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारे पास इस धागे पे एक अपवर्ड फोर्स पैदा हो जाएगी, धागे पर एक ऊपर की जानी फोर्स पैदा हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं T, यानी कि टेंशन। इस धागे में टेंशन पैदा हो जाता है, उर्दू में कहते हैं तनाव। आप देखेंगे जब आप एक धागे पे रस्सी या कोई ब्लॉक बांधे ना, धागा सख्त हो जाता है, धागे में खिंचाव आ जाता है, धागा जैसे नरम है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास देखें धागा जो है वो ऐसा हल्का सा है, नरम है, ठीक है। जैसे आपने इस पे बॉक्स लगाया, अब आपको धागा कड़क होता हुआ नजर आएगा। कड़क का मतलब क्या है, खिंचा है, वो वेट की वजह से खिंचा है, और अब ऊपर एक फोर्स डेवलप हो गई जिसको आप कहते हो टेंशन, ठीक है। तो टेंशन क्या होती है, जब भी आप एक स्ट्रिंग से एक वेट को बांध देते हैं, तो वेट चूंकि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो अब स्ट्रिंग पर एक अपवर्ड फोर्स पैदा हो जाएगी। उस स्ट्रिंग पर जो अपवर्ड फोर्स पैदा हो रही है उसको हम कहते हैं टेंशन। अब टेंशन और वेट साथ साथ ही है। पहली बात है, जब वेट होगा तभी टेंशन होगी। अगर आप ये बॉक्स हटा दें, हटा दिया आपने ये बॉक्स, अब अगर आपने बॉक्स हटा दिया तो अब कोई डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, नहीं। अब कोई नीचे की तरफ फोर्स है, नहीं। तो अब जब नीचे की तरफ फोर्स नहीं है तो जाहिर बात है फिर ऊपर की तरफ भी फोर्स नहीं होगी, और ये टेंशन गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप वो धागा वापस ले आओगे, अब नीचे की तरफ फोर्स आ गई, तो फिर थर्ड लॉ के मुताबिक एक अपवर्ड फोर्स भी डेवलप हो जाएगी और टेंशन दोबारा आ जाएगी, ठीक है। तो टेंशन और वेट डायरेक्टली एक दूसरे से लिंक है। आप वेट रखोगे तो टेंशन आ रहा है, वेट हटा रहे हो तो टेंशन जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, टेंशन और वेट के तीन मामला हैं। एक, टेंशन और वेट बराबर हो। अगर टेंशन और वेट बराबर होगी तो फिर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है, क्योंकि इक्वल है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट के। तो सपोज कर ले हमारे पास वेट है जी 10, यहां मैंने क्या कहा है, वेट और टेंशन इक्वल है, तो टेंशन भी कितना हो गया, 10। तो पहला केस क्या है कि टेंशन और वेट बराबर हो, तब क्या होता है, अगर आपका वेट और टेंशन बराबर है, यानी कि अगर वेट आपका 10 न्यूटन है तो टेंशन भी 10 न्यूटन है, बराबर है, ये दोनों क्या है, ये इक्वल। अच्छा ये फोर्स है तो ये न्यूटन ही होगा इसका भी यूनिट, ठीक है। तो अगर आपके पास पहला सिचुएशन हम देख रहे हैं कि टेंशन और वेट बराबर है, अगर तो अगर आपके पास टेंशन वेट बराबर है, यानी कि वेट अगर 10 न्यूटन लग रहा है तो धागे में टेंशन पैदा हुई है वो भी 10 न्यूटन है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। वेट आपका नीचे और टेंशन आपका ऊपर। तो फिजिक्स के अंदर हम अपोजिट डायरेक्शन को साइन चेंज करके डिनोट करते हैं। तो अगर हम वेट को पॉजिटिव ले लें तो टेंशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है यहाँ पर फिजिक्स में, डायरेक्शन। पॉजिटिव अगर सीधे हाथ को कह रहे हो तो नेगेटिव उल्टा हाथ, पॉजिटिव अगर आप डाउनवर्ड को कह रहे हो तो नेगेटिव अपवर्ड। अपोजिट डायरेक्शन को हम साइन से डिनोट करते हैं फिजिक्स में। तो हमारे पास पहली बात, वेट क्या होता है, सॉरी टेंशन क्या होता है, जब आप किसी स्प्रिंग से वेट को अप्लाई करेंगे तो वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, थर्ड लॉ के मुताबिक एक अपवर्ड फोर्स धागे में पैदा हो जाएगी, उसको आप टेंशन कहते हो। पहला केस क्या है, टेंशन और वेट बराबर हो। अगर टेंशन वेट बराबर होता है लेकिन आप बराबर कर भी लें, डायरेक्शन तो अपोजिट ही रहेगी, लिहाजा इनका साइन चेंज होगा, माइनस प्लस कितना हो जाता है, कट जाता है 0। तो ऑब्जेक्ट आपका 0 यानी मूव नहीं करेगा, स्टिल रहेगा, रुक जाता है, 0 फोर्स, रुक गया। दूसरा केस क्या होगा जी, टेंशन वेट ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल वेट इज ग्रेटर देन टेंशन। ऐसी सिचुएशन को जरा स्टडी करते हैं कि इसमें क्या मामला होगा, ठीक है जी। अब इसको जरा स्टडी करते हैं कि अगर वेट ज्यादा हो टेंशन कम हो तब क्या होता है। अच्छा जी, वेट ऐसे एक्ट कर रहा है नीचे W, और टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट करता है ऐसे, ठीक है। टेंशन को हम, वेट को हम पॉजिटिव कह रहे हैं,
तो टेंशन को हम नेगेटिव कहेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। अब अगर सपोज करें वेट है जी ज्यादा यानी कि 10 न्यूटन और टेंशन है कम, फॉर एग्जाम्पल 5 न्यूटन, या चले 6 न्यूटन कर लेते हैं, 6 न्यूटन, ठीक है। तब आप देख रहे हैं वेट ज्यादा है टेंशन कम है, तो अब ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, कुछ बचेगा और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो वेट चूंकि ज्यादा है नीचे की डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा क्योंकि वेट ज्यादा है। इसको हम कहेंगे नेट फोर्स, जो अभी मैं आपको बताता हूँ नेट फोर्स क्या होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका वेट ज्यादा हो टेंशन कम हो तो फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड मूव करता है, यानी कि मुमकिन तौर पर ऐसा होगा कि आपका धागा टूट जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, डाउनवर्ड मूव करता है। तीसरा केस क्या होगा जी, तीसरा केस जिसमें टेंशन ज्यादा होगा निस्बतन वेट के, ठीक है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करेगा। कैसे, अब आप देख लें जी, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 न्यूटन वेट है और 10 न्यूटन टेंशन लग रहा है। अब आप देखें टेंशन ज्यादा है, तो अब ऐसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी कि अब धागा स्प्रिंग की सिचुएशन में ना ऊपर की तरफ आना शुरू रहता है। अब ये वेट ऊपर की तरफ जाएगा, रुका नहीं रहेगा, ना नीचे जाएगा, बल्कि ये वेट ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि इक्वल फोर्स लगती है, बराबर होगा या वेट ज्यादा होगा, ये वाली पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। किस केस में होगी वो मैं अभी आपको डेरिवेशन बताऊंगा, तब हम देखेंगे। तो ये 3 केसेस जरा ध्यान में रख लें, बहुत काम की चीज है ये, डेरिवेशन अभी आएगी उसके हिसाब से। तो ये अपवर्ड मूव करेगा, ये क्यों नहीं आ रहा, अब आया, ठीक है जी। तो अब यहाँ तक थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करते हैं। टेंशन क्या है कि अगर आपने किसी स्प्रिंग, किसी धागे, किसी रस्सी से अगर आप एक वेट को बांध देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, जो फोर्स नाम की, वेट नाम की जो फोर्स है, वो उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ पुल कर रही है, खींच रही है, एक डाउनवर्ड फोर्स आ गई। तो थर्ड लॉ के मुताबिक चूंकि एक डाउनवर्ड फोर्स है तो अब एक अपवर्ड फोर्स भी डेवलप हो जाएगी। तो धागे में जो अपवर्ड फोर्स पैदा हो रही है उसको हम कहते हैं टेंशन, ये है टेंशन, ठीक है। टेंशन हो गई आपकी अपवर्ड, वेट हो गई आपकी डाउनवर्ड। 3 पॉसिबिलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला, अगर टेंशन वेट बराबर हो, सबसे ज्यादा यही मामला होता है, टेंशन वेट बराबर होता है। तो अगर बराबर होता है, चूंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो एक प्लस एक माइनस कैंसिल, ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है, रेस्ट में होता है। अगर वेट ज्यादा हो टेंशन कम हो, तो चूंकि वेट ज्यादा है यानी कि नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स लग रही है, ऊपर की तरफ कम फोर्स लग रही है, तो ऑब्जेक्ट जाहिर बात है नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड मोशन। और अगर टेंशन ज्यादा हो वेट कम हो, यानी टेंशन ज्यादा का मतलब हो गया कि ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है, नीचे वाली फोर्स कम है। तो अब देखें चूंकि ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट जो है वो अब ऊपर की तरफ जाएगा, यानी अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज हमें डिस्कस करनी है, फिर हम आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे, या कर दें वाइंड अप, राय दीजिए जल्दी से। कोई एक शख्स रेस हैंड कर दे जो वाइंड अप चाह रहा है, वो हाथ उठा ले, ठीक है। तो एक चीज और पढ़ लेते हैं, वो है नेट फोर्स। नेट फोर्स और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम वाइंड अप कर लेते हैं। अब हम एक और चीज देखेंगे, नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होती है इसको हम देख रहे हैं। नेट फोर्स क्या होती है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्स लग रही होती है ना, तो उनके डिफरेंस को हम कहते हैं नेट फोर्स। मिसाल के तौर पे आपने रस्सा कशी देखी होगी, ठीक है। हम रस्सा कशी की एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक रस्सी है, ठीक है, ये एक रस्सी है, इस पे कुछ बंदे जो हैं वो यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कुछ बंदे जो है वो यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब जो यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन कैसी है जी, ऐसे, और जो दूसरी तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन कैसी है, ऐसे, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ वाली बात आ रही है यहाँ पर, 2 अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। एक फोर्स को हम कह लेते हैं, इस वाली फोर्स को हम कह लेते हैं पॉजिटिव एफ, तो फिर ये वाली क्या हो जाएगी, दूसरी वाली फोर्स, ये हो जाएगी नेगेटिव एफ, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव एफ, ठीक है। तो ये हमने एक सिचुएशन ली है नेट फोर्स को समझने के लिए कि एक रस्सी है, इस रस्सी पे दोनों पॉइंट से आप फोर्स अप्लाई कर, जो शख्स इस पॉइंट से आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसकी डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है, यानी कि टुवर्ड्स द लेफ्ट, और इसको मैं कह रहा हूँ ये पॉजिटिव एफ है। और जो यहाँ से अप्लाई कर रहा है इस पॉइंट से, तो उसकी डायरेक्शन देखें अपोजिट है, और इसको हम चूंकि डायरेक्शन अपोजिट हो रही है तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव एफ। एफ दोनों का लिया क्योंकि बराबर है, और नेगेटिव से मुराद क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन। अब अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी
दोनों फोर्सेस बराबर, मिसाल के तौर पे ये वाला शख्स जो है, ये वाला शख्स ये 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और ये वाला शख्स जो है ये भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ठीक है। लेकिन ये 10 न्यूटन चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या लेंगे, माइनस। तो अब ये प्लस का 10, ये माइनस का 10, दोनों को ऐड कर दें, कितना होगा, कट जाएगा। रिजल्ट क्या आया, 0, यानी कि ओवरऑल 0 फोर्स लग रही है। जो फोर्स आपकी लेफ्ट की तरफ लग रही थी वही आपको काट दी किसने, राइट की तरफ। दोनों फोर्सेस कैंसिल कर रही है एक दूसरे को, और आपके पास जो फाइनल फोर्स आ रही है वो कितनी आ रही है, 0। इस फाइनल फोर्स को हम कहते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स लग रही होती है तो फाइनल इंपैक्ट जो होता है उसको आप कहते हो नेट फोर्स। मिसाल के तौर पे इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने एक रस्सी पर 2 फोर्सेस अप्लाई किए, दोनों की अलग अलग जगह से अप्लाई करो, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब ये मैं 2 फोर्सेस अप्लाई कर रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन पे, एक की प्लस एक की माइनस, ठीक है। दोनों कैंसिल हो गई, इक्वल थी, कैंसिल हो गई, 0 फोर्स अप्लाई हो रही है, आपको ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। इसका मतलब है फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, 0, यानी फाइनल फोर्स क्या आ रही है, नेट फोर्स क्या आ रही है, 0, यानी इस फोर्स पर कोई, इस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ। अच्छा, अब एक काम करते हैं, आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मेरी एक नेक्स्ट क्लास का भी टाइम होता जा रहा है और ये टॉपिक थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर वाइंड